तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम कन्वर्ट करेंगे 653 जो ऑक्टल नंबर है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द इंडायरेक्ट मेथड, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन मेथड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 का जो पोजीशन वैल्यू है, क्योंकि 3 की पोजीशन है 8 रेज़ पावर 0। क्यों 8 रेज़ पावर 0 आएगा, क्योंकि ऑक्टल में है। उसके बाद प्लस है, बीच में साइन है। फिर सेकंड पार्ट इसका 8 रेज़ पर 1 इसकी पोजीशन है 5 की, तो उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। फिर जो ये 6 है इसकी थर्ड पोजीशन है, दैट्स 8 रेज़ पावर 2, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 फिर 2। 8 इंटू 6 होगा तो वो होगा 384। फिर एडिशन होगा 8 रेज़ पर 1, उसका मतलब है 8 1 ज़ार 8, 8 5 8 ज़ार को 40, तो ये 40 है। उसके बाद 8 रेज़ पर 0 का मतलब है 1, 3 इंटू 1 हो गया 3। तो जब इनको जोड़ेंगे तीनों को तो ये बन जाएगा 427। ठीक है, तो हमने ऑक्टल को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन मेथड, तो हमारा ये आंसर आ गया। उसके बाद अगर हेक्साडेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल जैसे 4CD और 16 है हेक्साडेसिमल नंबर, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, मेथड इज सेम, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन मेथड। तो यहाँ वहाँ ऑक्टल में 8 था, यहाँ पर है 16, तो ये बन जाएगा 16 रेज़ पावर 0। सेकंड पोजीशन जो C है वो 16 रेज़ पावर 1 की है। 4 की जो पोजीशन है वो थर्ड है, वो 16 रेज़ पावर 2 आएगा। ठीक है, तो C का मतलब है, जैसे A का मतलब है 10, B का मतलब है 11, C का मतलब है 12। ठीक है, C का मतलब है 12, D का मतलब है 13। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, D के बदले 13 लिखेंगे, C के बदले 12 लिखेंगे, 4 का मतलब 4 ही है। तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 रेज़ पावर 1 का मतलब है 1, 16 रेज़ पावर 0 का मतलब है 1, 13 1 ज़ार 13। फिर 16 इंटू 12 हो गया 192। फिर 16 इंटू 16 इंटू 4 हो गया 1024। तो जब इनको जोड़ेंगे तीनों को तो ये बन जाएगा 1229 इंटू द डेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू दिस। तो ये एक्सरसाइजेस थी जो आप इसको रिवाइज करके कर सकते हैं। नाउ विल मूव टू द लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। सो आईटी क्या है, इसकी कैटेगरीज क्या है। तो आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें कंप्यूटर्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आता है, नेटवर्क आता है, और जिनका मकसद क्या है, इन सब का डिवाइस टू स्टोर करना डेटा को रिट्रीव करना, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसमिट करना, या मैनिपुलेशन मॉडिफिकेशन करना, और या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आईटी का बहुत सारे टेक्नोलॉजीज का रेंज है, जिसमें हम देखेंगे वन बाय वन क्या क्या कैटेगरीज है। इसमें हार्डवेयर आता है, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा। इसमें आते हैं ड्राइव्स आते हैं, फ्लैश ड्राइव्स आते हैं, स्कैनर्स आते हैं, प्रिंटर्स आते हैं, स्विचेस आते हैं, राउटर्स आते हैं, सर्वर्स आते हैं, वो सब के सब हार्डवेयर में आते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गूगल वर्क स्पेस है, और बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वेब ब्राउज़र्स है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में चलते हैं। सब के सब सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। फिर जाके ये जो सारे हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर लगा हो, इनके सिस्टमों को आपस में जोड़ना। तो आईटी में नेटवर्किंग आता है, जिसमें वाइड लोकल एरिया नेटवर्क आते हैं, वैन आते हैं, जिसमें फायरवॉल्स आते हैं, स्विचेस आते हैं, राउटर्स आते हैं, नेटवर्क वायरलेस आते हैं, टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर आता है, जो सब के सब कहाँ पर इस्तेमाल होता है, नेटवर्किंग में। फिर अनदर पार्ट जो आईटी में आता है, साइबर सिक्योरिटी की बात है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाया जाता है, फायरवॉल्स प्रोटेक्शन की जाती है, एनक्रिप्शन एनकोडिंग की जाती है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगाए जाते हैं जिसको आईडीएस बोला जाता है, या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आते हैं, वो सब के सब आईटी के साइबर सिक्योरिटी में आ जाते हैं। उसके बाद डेटा को स्टोर करना, जो भी फेसबुक का, जैसे व्हाट्सएप का, जो भी बैकग्राउंड में जहाँ पर भी बैकग्राउंड में डेटा स्टोर होता है वो डाटाबेस में स्टोर होता है। तो बहुत सारी डाटाबेस स्टोर टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल है। एसक्यूएल है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, नो एसक्यूएल है, या डाटा वेयर हाउसेज है, डेटा लेक्स है, हमारे पास बैकअप उठाना होता है, या रिकवरी होती है, या जितने भी डेटा गवर्नेंस टूल्स है वो सब के सब किस में आते हैं, डेटा मैनेजमेंट में। तो डेटा मैनेजमेंट में ये सारे टूल्स आते हैं आईटी के। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है,
क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा जो सारा डेटा है, तो अब तो इतना ह्यूज डेटा हो गया है कि हमें ऑनलाइन स्टोर करना पड़ता है। हर कोई बहुत सारी कंपनीज़ है जो हमें क्लाउड स्पेसिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो जिसमें सर्वर्स आते हैं, स्टोरेज आती है, डेटाबेस होती है, नेटवर्किंग आती है, सॉफ्टवेयर आते हैं, ये सब के सब कंप्यूटिंग डिवाइसेस आते हैं जिनके ज़रिए से हमें फिर डेटा स्टोर करना होता है। तो या और भी सर्विसेज होते हैं जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें एक सर्विस का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जो हमें पेमेंट बेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हमें अपना हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आस उसको बोलते हैं, IaaS। इसी तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर में, पास या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाउड स्पेस में। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो क्लाउड स्पेस में, जिसमें टाइप्स होते हैं, पब्लिक क्लाउड होता है, प्राइवेट क्लाउड आता है, या हाइब्रिड क्लाउड आता है, ये सब के सब क्लाउड कंप्यूटिंग में आता है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की है। तो nowadays this field is very growing, that's called artificial intelligence and machine learning। AI में इन्वॉल्व किस में होता है, डिप्लॉयमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम्स एंड मॉडल्स दैट एनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म टास्क्स, जो एक ह्यूमन बीइंग काम करता है। अब हमारे पास ऐसी भी मशीन है जो ह्यूमन के बदले काम करते हैं, जैसे जापान में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया गया है। रेस्टोरेंट में जो वेटर्स होते हैं वहाँ उन्होंने रोबोट्स बनाए हुए हैं, दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एज ए AI, एंड इसमें मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी डाली गई है। तो जैसे ह्यूमन काम करते हैं वैसे ही हमारे पास एक टेक्नोलॉजी जो IT में आती है, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो नेक्स्ट, कंप्यूटर क्या होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्या है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें CPU है, रैम है, स्टोरेज ड्राइव्स है, जिसमें हार्ड डिस्क आती है या SSDs आती है, कीबोर्ड है, माउस है। तो ये सारी चीज़ें, या मॉनिटर है, या प्रिंटर है, या कीबोर्ड है, या उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या यूटिलिटीज़ होते हैं, ये सब के सब कंप्राइज करते हैं किसकी डेफिनेशन को, कंप्यूटर को। तो जो इसका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेन ऑपरेटर है वहाँ पर जो काम करता है कंप्यूटर के अंदर। तो जो CPU होता है वो एक्चुअली उसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं। एक है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारे ऑपरेशन ALU करता है। और जो कौन सा काम कंप्यूटर को करना है, कौन सा कैसे क्या करना है, कैसे ऑपरेशंस कराने हैं, वो सारे डायरेक्टर है कंप्यूटर के अंदर, CPU के अंदर, जिसको हम बोलते हैं CU इज़ अ कंट्रोल यूनिट। इट इज़ मीन्स कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के अंदर, वो सब काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। और CPU के अंदर एक अपनी मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। तो रजिस्टर्स ये एक हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशन है जो CPU के अंदर होती है। जैसे रैम है, रोम है, ये भी मेमोरीज हैं, लेकिन CPU की अपनी मेमोरी है जिसको हम नाम देते हैं रजिस्टरों का, REGIST। रजिस्टर्स आर द स्टोरेज लोकेशंस विद इन द CPU। वो उसके अंदर डेटा स्टोर कर, टेम्पररी डेटा स्टोर करता है, फिर CPU उसको प्रोसेस करता है, फिर वापस वो कैश के ज़रिए रैम पे पहुंचा जाता है। तो CPU कैश इज़ स्मॉल, ठीक, इसके अंदर भी कैश एक होता है जो हाई स्पीड मेमोरी है, लोकेटेड इनटू द CPU चिप पे है, और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इट, या इसके नज़दीक होता है। जैसे मैंने आपको बताया जो कैश होता है मेमोरी, वो अक्सर होती है CPU और रैम के बीच में, क्योंकि CPU बहुत तेज़ है, रैम की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम है, इस वजह से एक मेमोरी डाली गई है इनके बीच में, कैश मेमोरी, दैट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर, ठीक है। तो कैश के बहुत लेवल्स होते हैं। L1 कैश होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर L1 के टाइप्स होते हैं, L1, देन L2 या L3 होती है, डिपेंड्स कि ये ना कंप्यूटर CPU किस टाइप का है, अकॉर्डिंगली वो कैश का इस्तेमाल होता है। सो ये जो कैश मेमोरीज है L1, L2, L3 होती है, डिपेंड्स ऑन द लार्जर कैपेसिटी बट स्लोअर एक्सेस टाइम, ठीक है। L1 की ये कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन एक्सेस टाइम कम है। इसी तरह L3 जो है कैश के लेवल, तो वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है। और उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो CPU के साथ है, क्लॉक स्पीड। CPU generates the electronic pulses called clock cycles that synchronize the operations of the CPU component। जो ये CPU काम करता है इंटरनेट किस स्पीड पे करता है, तो उसको मेजर किया जाता है एक टर्म से, दैट्स कॉल्ड द क्लॉक स्पीड।
ठीक है। तो क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन हर्ट्स या गीगाहर्ट्ज़। आजकल तो अक्सर सारे सीपीयू जो होते हैं उसकी जो स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज़ में है या उसे इंक्रीज़ भी हो गई है। डिटरमाइंस द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट पर सेकेंड। सो एक क्लॉक स्पीड से हमें पता चलता है कि अगर सीपीयू का एक क्लॉक साइकिल है, उसका मतलब है एक क्लॉक साइकिल में सीपीयू कितने ऑपरेशंस करता है। ठीक है, सीपीयू कितने ऑपरेशंस करता है एक सेकंड में, पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ ऑपरेशंस करता है, उसको हम बोलते हैं वन साइकिल। हायर क्लॉक स्पीड जनरली रिजल्ट्स इन फास्टर प्रोसेसिंग परफॉर्म। तो जितनी ज़्यादा हायर क्लॉक स्पीड होगी उसका मतलब है हमारा प्रोसेसर उतना ज़्यादा जल्दी जल्दी हमारा तेज़ काम करता है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। अब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर के दो टाइप्स ऑफ मेमोरी है। एक तो प्राइमरी मेमोरी है, दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या है कि जब तक कंप्यूटर चलता रहता है, पावर सप्लाई चलती रहती है, दो मेमोरीज उसके साथ टाई अप होके काम करती है। तो उसमें एक रैम होता है और रोम होती है। तो जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, रोम के अंदर जो भी डेटा होता है वो स्क्रीन पे आ जाता है। तो दैट्स कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। तो जो उसके मतलब आपके स्क्रीन पे मैन्युफैक्चरिंग डेट आता है, अब कंपनी का लोगो आता है, बाकी इन्फॉर्मेशन आती है, ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन आती है, वो सब के सब किस में डाली जाती है, रोम में। तो जब भी कंप्यूटर चलता रहता है रोम आपके साथ है। इसी तरह जो भी प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो, टाइपिंग करते हो, कोई या आप वॉच करते हो, वीडियोस ऑडियोज सुनते हो, वो सब के सब जो डेटा होता है वो रैम में होता है। तो जब तक कंप्यूटर चलता रहता है रैम आपके साथ काम करती रहती है। ऐसे दो डिवाइसेस को, ऐसे दो मेमोरीज को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस। सेकेंड कैटेगरी इसकी है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा प्राइमरी मेमोरी क्या क्या होती है, उसमें रैम आती है। सेकेंड, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, या दूसरा इसका नाम है रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है, तो रैम के दो नाम हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी। ये वोलाटाइल मेमोरी है। मैंने आपको बताया जब तक कंप्यूटर चलता रहता है इसके अंदर जो डेटा है वो है, जो ही कट ऑफ हो गया तो पावर सप्लाई कट ऑफ होगी तो जो इसके अंदर होगा वो सारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इट अलाउज द सी पी यू टू रीड। रैम किसके लिए होती है एक्चुअली, इट गिव्स द डेटा टू द सी पी यू। आफ्टर द सी पी यू गेट्स इज एग्जीक्यूटेड एंड आफ्टर दैट जो रिजल्ट सी पी यू देता है वो वापस रैम में आता है। तो रैम से ही डेटा जाता है सी पी यू को, फिर सी पी यू से प्रोसेस करके रैम में ही आता है। तो सब का सब जो डेटा होता है कंप्यूटर के अंदर, डेटा के अंदर, वो सब का सब रैम में होता है। जब तक आप डिवाइस चलाते रहते हो रैम के अंदर डेटा सारा रहता है। तो जो भी काम आप करते हो वो रैम के ज़रिए से ही भी करते हो। जैसे आप प्रिंट निकलता है, वर्ड में कुछ टाइप कर रहे हो, तो जब आप टाइप करते हो वो रैम में होता रहता है। जो ही आप उसको प्रिंट निकालते हो तो रैम से वो डेटा की कॉपी चली जाती है प्रिंटर को, वहाँ पर प्रिंट होता है। या रैम के ज़रिए से ही आपके मोनीटर पे कंटेंट्स डिस्प्ले होते हैं। तो जो भी कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो भी आपको चलता रहता है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है वो एक्चुअली कहाँ से आता है, रैम से सीपीयू आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, रैम से ही प्रिंटर पे चला जाता है, रैम से ही नेटवर्क में आप सेंड करते हो किसी को भी मैसेज, कोई भी, वो तो रैम से ही चला जाता है। कीबोर्ड से जो भी आप टाइप करते हो या माइक से जो भी आप बोलते हो वो सारा कुछ रैम में आ जाता है। तो रैम इज़ ए मेन मेमोरी, जो सारा प्लेटफॉर्म है डेटा प्रोसेसिंग का वो सब का सब रैम से ही होता है। ठीक है। तो रैम से रीड होता है, उसके बाद राइट होता है। तो रैम के अंदर दो खसूसियत है, वो रीड भी वहाँ से हम डेटा करते हैं या उस पर राइट भी करते हैं। दैट्स वाई इट हैज़ अनदर नेम रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी। तो इसके अंदर मैं मेन हाईलाइट करूँगा इसके जो कैरेक्टर्स, ये वोलेटिलिटी है। वोलेटाइल होगा जब तक पावर है डेटा रहेगा, जो ही पावर ऑफ हो गया इसके अंदर डेटा ख़त्म। इसकी तो स्पीड है, इस जितनी रैम की ज़्यादा स्पीड होगी उतनी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। तो जितनी इसकी ज़्यादा कैपेसिटी होगी तो रैम की, तो उतनी ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस आपके सिस्टम में, एक्यूरेसी, बाकी चीज़ जो भी प्रोसेसिंग है वो सब के सब रहेगी। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें तीन कैरेक्टर्स पे रैम को डिफाइन किया जाता है। ये वॉलेटिलिटी पे, इसकी स्पीड कितनी है और उसकी कैपेसिटी कितनी है। पहले जीबी हुआ करती थी, अब ये इंक्रीज हो रही है, ये टीबी में भी हो रही है। यूजेज ऑफ रैम, ठीक है।
ऑपरेटिंग सिस्टम जो जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट पहली बार करते हो, लैपटॉप को स्टार्ट करते हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टार्ट करते हो, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक कॉपी रैम में आ जाती है। तो रैम में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी नहीं रहेगी तब तक आपका सिस्टम नहीं चलेगा। रैम के एक हिस्से हैं, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसको हम कर्नल बोलते हैं, KERNEL। कर्नल रैम की वो जगह दी जाती है, सेट की जाती है, रिजर्व की जाती है जहाँ पर खाली रैम ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स वहाँ पर रहते हैं और कोई चीज़ उसमें रह नहीं होती। दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड कर्नल, जहाँ पर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो रैम का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है, दैट्स कॉल्ड कर्नल, वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स रिमेन्स एंड एग्जीक्यूट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, उसका जो डेटा होता है, जैसे वर्ड आप चला रहे हो, एक्सेल आप चला रहे हो, पावर पॉइंट आप चला रहे हो, ब्राउज़र आप चला रहे हो, कोई ऑडियो को प्रोग्राम चला रहे हो, कोई वीडियो का एप्लीकेशन चला रहे हो, गेम चला रहे हो, तो जो भी काम आप करते हो वो रैम में ही होता है। सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड देयर डेटा किस में रहता है, वो हमेशा रैम में रहता है। तो जो भी आपने फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया, कोई भी फाइल एक्सेस की, कोई भी आपने किया, तो वो सब के सब रैम में रहते हैं। फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग CPU का काम, प्रिंटर का काम, मॉनिटर का काम, जहाँ हर कोई जो कनेक्टेड डिवाइस है इसके साथ, सबका डेटा रैम से ही जाता है। तो जितने भी आपने प्रोग्राम एक्सेस किए वो वहाँ वहाँ पर ही रहते हैं, सो दैट कि एक्सेस कुड बी फास्टर। इसके अंदर वर्चुअल मेमोरी होती है जिसके डेटा रैम और सेकेंडरी स्टोरेज के बीच में, जैसे मैंने आपको बोला, ये एक वर्चुअली मेमोरी का काम करती है कि रैम से हार्ड डिस्क में डेटा चला जाता है, रैम से आप क्लाउड स्पेस में डेटा डाल सकते हो, रैम के ज़रिए से आप नेटवर्किंग डिवाइस जहाँ पर आपको आगे डेटा भेजना है, तो ये जो रैम है ये वर्चुअल डिवाइस इस्तेमाल करती है, सबके लिए इस्तेमाल होती है, टू सेंड, टू रीड, टू राइट, ये सब के सब जो रैम का काम होता है। अब जो रैम है, रैम जो है ये इसके टाइप्स है, एक तो होता है डी रैम, दूसरा होता है एस रैम। ठीक है, एस रैम कॉस्टलियर होती है, ये एक डिफरेंट टाइप का रैम होती है जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी स्पीड रैम की कैटेगरी में फास्टर होती है। ठीक है, तो जैसे हम कभी कभी इसका इस्तेमाल अक्सर आप देखेंगे कि कॉस्ट कम होने की वजह से अक्सर आप देखेंगे कि हमारे जो सिस्टम में है वो रैम लगाई जाती है, और किस टाइप की होती है, डी रैम होती है। डी का मतलब है डायनेमिक। सो कॉमन टाइप ऑफ रैम होती है जो कंप्यूटर में लगाई जाती है। इट रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। रिफ्रेशिंग का मतलब है अगर आपके पास डेटा है, इसको बार बार जहाँ से इसको डेटा होता है वहाँ से कॉपी लेके इसमें रिफ्रेश करता रहता है। डी रैम इज़ फर्दर कैटेगराइज इनटू वेरियस जनरेशन, जैसे DDR3 है, DDR4 है, पहले DDR1 होती थी, फिर DDR2 आई, फिर DDR3, फिर DDR4, DDR5 था, अभी तो DDR5 का इस्तेमाल होता है। DDR का मतलब क्या है, डबल डेटा रेट। ठीक है, तो उसकी डेटा कैपेसिटी की ज़्यादा हो गई पिछले, तो जो DDR की जो कैपेसिटी है 3 की, वो ज़्यादा है DDR4 में, तो अकॉर्डिंगली इसकी हायर स्पीड और हायर डेटा रेट एक्सेस वहाँ पर होता है। तो DDR1 की स्पीड कम, फिर DDR2 की उसकी ज़्यादा स्पीड हुई, फिर DDR3 की ज़्यादा स्पीड, तो अकॉर्डिंगली जो DDR कैटेगरीज है, डबल डेटा रेट को इसका क्लॉक स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है। दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड विद DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5। तो अगर आपको उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी तो आप क्लॉक स्पीड हर किसी की DDR रैम की देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है रैम बट एस रैम। एस का मतलब है स्टैटिक। ठीक है, ये मोर एक्सपेंसिव है बट इट इज़ मच 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 मोर फास्टर देन द डी रैम। ठीक है, इट डज़ नॉट, इसमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी ड्यू टू हाई स्पीड ये कॉमनली एज ए कैश का इस्तेमाल होती है। जो मैंने अब बोला फास्टेस्ट मेमोरी जो रैम में होती है, सिस्टम में हो, सॉरी कंप्यूटर में होती है, वो कैश मेमोरी होती है। तो अक्सर जो कैश मेमोरी होती है वो एस रैम की बनी हुई होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टलियर दैन द डी रैम्स, डायनेमिक रैम्स। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो प्राइमरी मेमोरी है, आपको रीड ओनली मेमोरी है, इसको रोम कहा जाता है। ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, इसको दैट स्टोर्स द फर्मवेयर और द परमानेंट इंस्ट्रक्शन एसेंशियल फॉर बूटिंग। बूटिंग हो गया जब भी हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और की एक कॉपी हार्ड डिस्क से कॉपी होकर रैम में आ जाती है, ऑटोमेटिकली वो आती है, तो उसको बोलते हैं बूटिंग।
बूटिंग का मतलब क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द बूट, बूट डिफाइन द टर्म बूट, ठीक है, वेरी शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बूट क्या बोलेंगे, बूट का मतलब होता है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डिस्क इनटू द रैम ऑटोमेटिकली व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कॉपी कहाँ पर आ जाती है, रैम, लेकिन रैम में किस जगह, अभी मैंने बताया आपको, वो कर्नल होता है, उसका नाम क्या होता है, कर्नल एक जगह होती है जो रिजर्व होती है किसके, रैम के अंदर, वो जहाँ पर कॉपी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की एक फाइल्स, ठीक है। तो वहाँ से ही ऑपरेटिंग सिस्टम चलता रहता है, और सो दैट कि वी कैन कंट्रोल आवर डिवाइस। सो ये जो बूटिंग है कंसेप्ट है, लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम ऑटोमेटिकली, दैट्स कॉल्ड बूटिंग। बूटिंग अब दो किस्म का होता है, कोल्ड बूट एंड हॉट बूट, ठीक है। कोल्ड बूट क्या होता है, जब आपने पहली बार स्विच ऑन किया, मतलब पावर सप्लाई ऑन किया, फिर आपने सिस्टम को ऑन किया, फिर जाके आपने स्टार्ट किया, तो उस वक्त क्या होता है, हार्ड ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी रैम में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूट, ठीक है। और दूसरा तरीका, आपका कभी सिस्टम क्या हैंग होता है, आप इसको रिस्टार्ट करते हो, तो रिस्टार्ट का मतलब है पावर कट ऑफ नहीं करते हो, लेकिन आप रिस्टार्ट फिर से करते हो सिस्टम को, उसका मतलब ये एक नई कॉपी हार्ड डिस्क से कॉपी होके रैम में आ जाती है, दिस इज कॉल्ड द हॉट बूट। हॉट तो आपके पास बूट का मतलब है लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द रैम, कोल्ड बूट एंड हॉट बूट, ठीक है। हॉट बूट होता है कि विदाउट कटिंग द पावर सप्लाई यू आर रिस्टार्टिंग द सिस्टम, एंड दैट्स कॉल्ड द कोल्ड बूट, ठीक है। तो रोम जो है वो मदरबोर्ड पे चिप लगी होती है, ठीक है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट, तो जितने भी बेसिक इनपुट है आउटपुट सिस्टम्स है उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो रहती है जब हम करते हैं कंप्यूटर को ऑन, सो वो रोम पे रहती है, ROM, रीड ओनली मेमोरी पे। सो रैम जो डेटा होता है वो वोलाटाइल होता है, उसमें जब भी डेटा हम डालते हैं वो फ्लश ऑफ होता है, जब भी वो बंद किया जाता है, लेकिन रोम में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं या बार बार उसको राइट नहीं कर सकते हो। तो रोम की एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं मास्क रोम। मास्क रोम क्या होती है, वो ऐसी रोम होती है, आप एक बार इसमें अपने डेटा डाल दिया, फिर आप उसको बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं और ओवर रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो एक बार इसके अंदर डाटा डाल दिया वो फिक्सड हो गया, फिर अगर आपको कोई चीज़ करनी पड़ती है आपको नई रोम लगानी पड़ती है, ठीक है। सो इसमें जो अक्सर जो इसके अंदर जो एक हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रहता है उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। फर्मवेयर किस फॉर्म में होता है, वो NIC कार्ड्स में आता होता है, नेटवर्क कार्ड्स जो होते हैं आपके मोबाइल्स में लगा होता है, हमारे यहाँ पर लैपटॉप्स में लगा होता है या डेस्कटॉप्स में लगा होता है, इसके अंदर कार्ड होता है, कार्ड के अंदर जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रखा जाता है उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। या ग्राफिक्स कार्ड्स जो होते हैं सिस्टम के अंदर लगे होते हैं, उसके ग्राफिक्स कार्ड की प्रोग्रामिंग की गई होती है, सॉफ्टवेयर रखे गए हैं, उनको हम बोलते हैं फर्मवेयर। हार्डवेयर पार्ट के अंदर सॉफ्टवेयर जो रखा जाता है वो दैट्स कॉल्ड द फर्मवेयर। या घर में हमारे पास होती है वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर जो डिजिटल वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर एक चिप रखी होती है और चिप के अंदर एक प्रोग्राम रखा जाता है, उसको बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। या जितने भी, या उसको एम्बेडेड सिस्टम भी कहा जाता है। तो आपको दो तरीके से अब आता है सिस्टम, एक तो कोई चिप होती है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, अब दूसरा या कोई कार्ड होता है या ग्राफिक्स कार्ड होता है या कोई भी पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल हो गया जो हम कंप्यूटर के साथ केबल के साथ अटैच करते हैं, तो उन से सब डिवाइस में जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी रखे हुए होते हैं। तो जैसे हमारे घर में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी रखे होते हैं और वो चलते रहते हैं विदाउट सपोर्टिंग एनी कंप्यूटर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। लेकिन फर्मवेयर तभी चलेगा जब कि आपके पास एक कंप्यूटर होगा या डिवाइस होगा जिसके ज़रिए से वो इंटरफेस कार्ड भी चलता है, ग्राफिक्स कार्ड भी काम करता है और कोई पेरिफेरल या जैसे प्रिंटर आपने अटैच किया तब वो काम करता है। तो ऐसे डिवाइसों को हम फर्मवेयर डिवाइस कहते हैं। अगर कोई डिवाइस जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, जैसे टॉय 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 डिजिटल टॉय होता है, तो उसके अंदर वो डिजिटल टॉय के अंदर जो सारा सॉफ्टवेयर सारा होता है तो उसको हम एम्बेडेड सिस्टम कहा जाता है। या वॉशिंग मशीन घर में है वो एम्बेडेड सिस्टम में आ जाता है। माइक्रो कंट्रोलर जितने भी आते हैं जो सब के सब किस में आते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स। तो जो रोम का है इसको बायोस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये फर्मवेयर के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और एम्बेडेड सिस्टम में भी इसको डाला जाता है। सो ये सब कैटेगरी जो होती है वो रोम की होती है।
अब कौन कौन सी रोम हमारे पास अवेलेबल है? मास्क रोम या सिंपल रोम कहते हैं, जिसके अंदर आपने एक बार लिखा फिर वो परमानेंट होता है, उसके बाद आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। सो परमानेंटली एनकोडिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टरवर्ड्स इट कैन नॉट बी चेंज्ड, तो उसको हम बोलते हैं मास्क रोम या सिंपली रोम कहते हैं। हमारा इसका वर्जन है जिसको हम बोलते हैं प्रोम, PROM। एक बार आप इसको, अगर आपने एक बार ही रोम बना दिया लेकिन प्रोम टाइप है, प्रोम को आप फिर मॉडिफाई कर सकते हैं मगर एक बार ही विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के ज़रिए से हम एक रोम को एक बार मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उस टाइप ऑफ रैम को हम बोलते हैं प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोम allows users to write data to its storage locations once, please note down here the term, एक बार once, यूजिंग द स्पेशल डिवाइस कॉल्ड द प्रोम प्रोग्रामर। तो प्रोम प्रोग्रामिंग की वजह से हम इस प्रोम को एक बार ही चेंज कर सकते हैं। तो जब हमने इसको एक बार ही चेंज कर दिया, उसके बाद ये मास्क रोम में कन्वर्ट होती है, उसके बाद इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। हमारा और एक वर्जन है दैट्स कॉल्ड ई प्रोम। ई प्रोम का मतलब है बार बार इरेज करना, बार बार डालना। सो ये कैटेगरी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए से ये कौन सी टाइप ऑफ रोम है, दैट्स कॉल्ड ई प्रोम, EPROM। सो ई प्रोम कैन बी इरेज्ड एंड रिप्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स। So you will be asked a difference between prom and EPROM. So it is only once editable, and here this type of ROM is multiple times editable. But the concept using the modification, that is the prom programming। ठीक है, प्रोग्रामिंग के ज़रिए से ये चेंज होता है। और जो ये चेंज होती है इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक्सपोज, इसको लाइट के ना इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। तो दैट्स टाइप ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए से इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, पुराने कंटेंट्स उड़ाए जाते हैं, फिर जाके नए कंटेंट्स इसमें डाले जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी, ये तो हो गया ई प्रोम, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी या यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर यूवी लाइट का इस्तेमाल किया जाता है ई प्रोम में, जिसके ज़रिए से मॉडिफिकेशन की जाती है, फिर जाके वो इसका एक पर्टिनेंट है जो बोलते हैं ई प्रोम, उसको हमेशा यूवी लाइट से कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है, बल्कि हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ज़रिए से हम इस पुरानी ई प्रोम को मॉडिफाई बार बार कर सकते हैं, बार बार अपडेट कर सकते हैं, बट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी ओनली। तो ये सबसे लेस कॉस्टलियर होती है दैन द ई प्रोम। ई प्रोम में यूवी लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो यूवी लाइट का डिवाइस जो होता है वो कॉस्टलियर होता है दैन द इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। सो ई स्क्वायर प्रोम भी कहा था, ई हो गया ई स्क्वायर, दैट इज अ प्रोम, या ई प्रोम कहें, दैट कैन बी इरेज इलेक्ट्रिकली। तो यहाँ अब आपको बताया जाएगा, बताओ ई प्रोम या ई स्क्वायर प्रोम में क्या डिफरेंस है। ई प्रोम में जो बार बार मल्टीपल टाइम्स इरेज या स्टोर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूवी लाइट, तो ये जो ई प्रोम होती है, इसमें जो आप बार बार मतलब इसको राइट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दैट्स वाई कि इसका कॉस्ट बहुत कम होता है दैन द ई प्रोम। ई स्क्वायर प्रोम जो होती है वो लेस कॉस्टलियर होती है दैन, क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर द यूवी लाइट, ठीक है, टू इरेज एंड कैन बी रिप्रोग्रामेड वाइल रिमेनिंग इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में अंदर जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है, तो हम डायरेक्टली इसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये जो इप्रोम है ये हमें यूवी लाइट डिवाइस पे चढ़ानी होती है, वहाँ पर प्रोग्रामिंग के ज़रिए से इसको मॉडिफाई करना होता है। लेकिन ई प्रोम्स को हम कंप्यूटर के अंदर ही रखी होती है, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये थे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। अब सेकेंड डिवाइस जो हमारे पास आते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस वो होते हैं जो जब हमें ज़रूरत होता है तब जाके हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना है, या पेन ड्राइव का इस्तेमाल करना है, या क्लाउड पे डालना है, या और भी हमारे पास फ्लैश ड्राइव्स है, मेमोरी कार्ड्स है जो कैमराज में इस्तेमाल होते हैं, और मेमोरी चिप्स होते हैं जो हम कैमरा में डाल के, या आज मोबाइल्स में इनबिल्ट ही आता है, तो वो सारे डिवाइसों को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। वो उनमें क्या डिफरेंस होती है प्राइमरी से, क्योंकि प्राइमरी में वो तब तक चलता रहता है जब तक आपका सिस्टम ऑन है,
तो उसके बाद रैम से वो सारा गायब हो जाता है, वहाँ पर रहता नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनको कहा जाता है नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस। नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस वो होते हैं जिसमें डेटा एक बार रख दिया, जब तक आप रिमूव नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो वहाँ पर रहता है। तो इसको पावर ऑफ पावर ऑन की कोई मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ती है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस। और साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में कि जब तक आपका सिस्टम चलता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें डेटा कोई इरेज नहीं होता है। सो पावर अप ऑफ रखो या ऑन रखो, इसके एक बार इसके अंदर डाल दिया तो ये रहता है, तो पावर ऑफ करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड एज ए नॉन वोलेटाइल डिवाइसेस। इसको स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो ये इसका डेटा लूज़ नहीं होता है। तो पहला पार्ट जो इसमें है टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज में है, उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर होती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, वो सेकेंडरी स्टोरेज मैंने आपको बता दिया उसकी डेफिनेशन। दे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर, इसके अंदर गोल्ड डिस्क्स बने होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से, जो उसकी प्रॉपर्टी की ही वजह से उसके अंदर डेटा स्टोर, सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से ही हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर रह जाता है। तो उसमें हार्ड डिस्क में जब भी हम रीड करते हैं डेटा को, या हार्ड डिस्क के अंदर जो राइट करते हैं, उसके लिए एक हेड्स होते हैं जिनका नाम कहा जाता है रीड राइट हेड्स। तो अगर आपको हार्ड डिस्क पे कोई चीज़ रीड करना है या उसके अंदर राइट करना है फाइल को, तो उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रीड एंड राइट हेड, जिसकी वजह से ये जो सर्कुलर डिस्क होता है उसके मैग्नेटिक डिस्क जो उसके अंदर होती है उसी पे रीड करता है या राइट करता है। दैट्स कॉल्ड द रीड एंड राइट हेड। उसका साइज़ कैसा होता है, जैसे हमारे एक बाल का साइज़, जो सर पे हमारे बाल होते हैं या दाढ़ी में जो बाल होते हैं उससे भी बहुत पतला होता है, जो रीड एंड राइट कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होते हैं उसकी बहुत सारी लार्ज कैपेसिटी होती है दैन द रैम, ठीक है, दैन द रोम, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसकी होती है जिसका कॉस्ट बहुत कम होता है दैन द अदर डिवाइसेस। तो उसके अंदर और एक मॉडिफिकेशन है इसमें सेकेंडरी स्टोरेज, दैट्स कॉल्ड एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, ये भी ये करती है फ्लैश मेमोरी। दैट इसमें डिस्कस नहीं होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में सर्कुलर डिस्कस होते हैं जिसके अंदर डेटा मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर वो डेटा स्टोर रहता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे चिप होती है एज ए सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, ये फास्टर होती है हार्ड डिस्क से ज़्यादा, और उसमें रीड या राइट करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है दैन द हार्ड डिस्क। दैट्स वाई कि हमारा जो सिस्टम आजकल आप जो सिस्टम देख रहे हैं उसमें एसएसडी ड्राइव्स का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो एसएसडीज कंज्यूम लेस पावर इज, बट उसमें है कि हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो, और वो ज़्यादा मेमोरी नहीं होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एसएसडी की मेमोरी इंक्रीज़ करेंगे उसी एसएसडी का कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और एक कैटेगरी है ऑप्टिकल डिस्क है। अब तो वो ऑब्सलीट हो रही है, जैसे इसमें सीडी ड्राइव्स आती थी या डीवीडी ड्राइव आती थी या ब्लू रे डिस्क आती थी, उसमें भी ये रह गया, उसमें जो डेटा रीड करना, डेटा राइट करना, वहाँ पर लेज़र बीम का इस्तेमाल होता है। सो जैसे हार्ड डिस्क में या एसएसडी में अगर आपको डेटा रीड करना है या राइट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो ऑप्टिकल डिस्क होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि इसमें एक कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी से लेके यूवी लाइट लेज़र बीम का इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए से सीडी रोम या डीवीडी जो हमारे पास है या ब्लू रे डिस्क जो होती है उसकी कैटेगरी, तो उसमें जो रीड एंड राइट होता है वो लेज़र बीम के ज़रिए से होता है। सो यू मे प्लीज़ नोट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क या एसएसडी के दौरान जो रीडिंग होती है या राइटिंग होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से होती है, लेकिन ऑप्टिकल डिस्क में जो हमेशा लेज़र बीम का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आपको डिफरेंस याद रखनी है। हार्ड डिस्क जो एसएसडी होती है उसमें लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी होती है बट स्लोअर देन द एचडी एंड एसएसडीज। आपके पास आप यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स तो जिनका एक और नाम है पेन ड्राइव्स। अब पेन ड्राइव्स भी ख़त्म हो रही है, वो हम जेब में रख के, हम पोर्टेबिलिटी उसमें है, हम इसको कहाँ से भी कहाँ लगा सकते हैं। उसमें एक फ़ीचर होती है, ये पोर्टेबल होती है, स्मॉल इन साइज़ होता है और ऑफ़र प्लग एंड प्ले। तो जब भी आप इसको सिस्टम के साथ लगाते हो उसी टाइम वो रेडी होती है, आप उसको इस्तेमाल करते। सो प्लग
जो ही अपने डिवाइस के साथ लगाया, कंप्यूटर के साथ लगाया, लैपटॉप के साथ लगाया, वो चलेगी उसी टाइम जो लगाया और चलती रहती है। तो जो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होती है, तो आपको याद रखना है जो फ्लैश ड्राइव्स है इसमें प्लग एंड प्ले हो की फंक्शनलिटी है, और ये किससे लगाई जाती है, यूएसबी पोर्टों से लगाई जाती है। अब जो कैमराज में बहुत सारे और भी डिजिटल डिवाइसेस है जिसमें मेमोरी कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। सो वी हैव सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस में दैट्स कॉल्ड द मेमोरी कार्ड्स। मेमोरी कार्ड्स सच एज सिक्योर डिजिटल एसडी कार्ड्स होते हैं या कम्पैक्ट फ्लैश कार्ड्स होते हैं। तो ये जो प्राइमरली कहाँ पर है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारे पास डिजिटल कैमराज है, स्मार्टफोन्स है, या हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल्स है। इन सब में जो मेमोरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो सब के सब मेमोरी कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो हार्ड डिस्क से या उससे पहले बहुत सारी मेमोरी और भी डिवाइस इस्तेमाल होते थे, जैसे फ्लॉपीज़ इस्तेमाल होती थी। अब और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था, लेकिन मैग्नेटिक टेप आज भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे बैंक्स जो दिन में काम होता है फिर शाम को बैकअप उठाना होता है, वो हार्ड डिस्क में बैकअप नहीं उठाते हैं, बल्कि वो किस में उठाते हैं, मैग्नेटिक टेप। लेकिन जब से क्लाउड स्पेसिंग का इस्तेमाल हो गया आया है, तब से बैंक्स भी हैव नाउ चेंज्ड फ्रॉम मैग्नेटिक टेप इनटू द क्लाउड स्पेसिंग। सो मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल क्या हो गया, सीक्वेंशियल स्टोरेज मीडियम। जब पुराने ज़माने में वो कैस्ट्स हुआ करते थे जिसमें पहला गाना, फिर दूसरा गाना, फिर तीसरा गाना, फिर चौथा गाना। अगर आपको तीसरा गाना सुनना था, पुराने जो थे, आपको डिवाइस को फॉरवर्ड करना पड़ता था। तो इस जो टेप टेक्नोलॉजी है, मैग्नेटिक टेप जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो डेटा था स्टोर रहता है इन सीक्वेंशियल, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, लेकिन हमारे जो हार्ड डिस्क है, आप कहीं भी जाके कोई भी गाना चला सकते हो, आपको रिवाइंड या फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, या एस में कहीं भी आप आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टेप में अगर आपको समझ लीजिए 10 फाइल्स है, आपको 8th वाली फ़ाइल को रीड करना है, ओपन करना है, तो पहले ये पहली फ़ाइल को रीड करेगा, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी पर, जब तक कि 8वीं फाइल पे पहुंचेगा तब जाके ओपन हो जाएगा। इसमें जो एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम क्या होता है, एक्सेस क्या होता है, रीड करना या राइट करना। ठीक है, तो सब जो स्लोवेस्ट रीड एंड राइट एक्सेस है वो मैग्नेटिक टेप में है। सो इट इज़ स्लोअर, ठीक है, कंपेयर टू हार्ड डिस्क एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ कंप्यूटर के फीचर्स क्या है। तो स्पीड है, एक्यूरेसी है, वर्सटाइलिटी है। तो कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आता है, व्हाट इज़ वर्सटाइलिटी, डिफाइन वर्सटाइलिटी। ठीक है, कैपेबल ऑफ वाइड रेंज ऑफ टास्क, जैसे एक इंसान बहुत सारे टास्क करता है, अब जाके कंप्यूटर भी बहुत सारे टास्क करता है। सो दैट्स कॉल्ड वर्सटाइलिटी। ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली करता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। एंड रिलायबिलिटी, भरोसा, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और स्केलेबिलिटी, ठीक है, कंप्यूटर्स कैन बी स्केल्ड अप और डाउन टू मीट चेंजिंग कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट्स। जैसे इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं वेब सर्वर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई कॉमर्स एंड सो ऑन। दिस स्केलेबिलिटी अप्लाइज टू बोथ हार्डवेयर एंड अलाउइंग फॉर एक्सपेंशन और रिडक्शन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डिमांड। तो जैसे जैसे आपकी हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली हमारे सिस्टम बन जाते हैं, हम अकॉर्डिंगली सिस्टम को मॉडिफाई करके इस्तेमाल करते हैं। इसका स्केलेबिलिटी। कनेक्टिविटी, it can connect your device to any network, and after that you can launch anywhere by using the Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, USB. So these are the connective devices with which we can connect the other devices. तो कंप्यूटर की और एक मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम ये एग्जीक्यूट करता है इकट्ठे। यूज़र इंटरफेस, तो जो यूज़र होता है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है, कैसे, उसके स्क्रीन आ जाता है, जो स्क्रीन आपको प्रोवाइड की, उस स्क्रीन के ज़रिए से ही आप उस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, और दैट्स कॉल्ड द यूज़र इंटरफेस। ये कुछ इसकी फैसिलिटीज़ है, फंक्शंस है। उसके बाद बताओ इनपुट डिवाइसेस, जो कौन कीबोर्ड है, अब तो ये इजी है, आपको आराम से आएगा। कीबोर्ड, माउस, टच पैड, जॉयस्टिक, स्कैनर है, स्कैन करता है, माइक्रोफोन है, ठीक है, उसके फंक्शंस दिए गए हैं। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ द टर्म द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
इज कॉल्ड द प्रोग्राम, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कभी आपको एक छोटा सा प्रोग्राम आएगा, डिफाइन द प्रोग्राम, व्हाट यू मीन द a group of instructions that instructs the computer what to do and how to do is called the program। क्या, एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर को बताता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। किसके लिए होते हैं, कंप्यूटर के लिए। तो उससे कंप्यूटर या सीपीयू को पता चलता है मुझे क्या करना है और क्या क्या और कितनी टास्क्स करने हैं, वो सब बताया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट प्रोग्राम एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम एक ही सॉफ्टवेयर में होते हैं, दैट्स कॉल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसकी कौन कौन सी कैटेगरीज है, बेसिक कैटेगरीज तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर से डिफाइन करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल आता है। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को हमें लगाना कंप्यूटर के साथ, ये तब तक चलेगा नहीं जब तक कि प्रिंटर का सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। और बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड तब तक नहीं चलेगा जब तक कि उसका सॉफ्टवेयर नहीं वहाँ होगा। सो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फॉर्म में भी होता है, ये डिवाइस ड्राइव्स के फॉर्म में भी होता है। और थर्ड कैटेगरी जो सिस्टम में आती है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो कभी आता है शॉर्ट टाइप में डिफाइन यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या है, एंटीवायरस का एक प्रोग्राम है, या डिस्क्लीन के लिए एक होता है, या सिस्टम से बैकअप उठाने का प्रोग्राम होता है, या आप अपने सिस्टम को डायग्नोस्टिक सिस्टम चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब कैटेगरी जो होते हैं, दीज आर द सॉफ्टवेयर्स दैट वुड कॉल एज ए यूटिलिटी प्रोग्राम। सो रिमेंबर, यू विल बी आस्क्ड टेल अबाउट या राइट अबाउट द व्हाट इज़ द यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इसी तरह सेकंड कैटेगरी जो अब इन सॉफ्टवेयर की होती है, एप्लीकेशन। इसमें प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर होता है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होता है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यू कैन कम्युनिकेट। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ ईमेल आपके पास होता है, जीमेल आपके पास है, मैसेजिंग ऐप है, व्हाट्सएप है, स्लैक है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपके पास है, जूम है या माइक्रोसॉफ्ट टीम है। दीज आर वुड कॉल्ड एज ए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो व्हाट्स अ स्कैनर, ठीक है, और इसके बहुत क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो स्कैनर क्या होता है। स्कैनर कोई भी ऐसा फिजिकल डिवाइस है जो आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को, इमेजेस को, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास है उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे आप कोई फ़ोटो उठाते हैं किसी तो वो फ़ोटो वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है। तो आपके सिस्टम से, मोबाइल से जितने भी सारे कैमरास लगे होते हैं, स्कैनर्स लगे होते हैं, जो आपके डेटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा में। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स होते हैं। जैसे हमारे पास OCR है, जिसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपको एब्रीवेशन में भी ये पूछा जाएगा, OCR का मतलब क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसके ज़रिए से आप इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो OCR ये क्या कन्वर्ट करता है, अगर आपके पास कोई बुकलेट है या कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, आप उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, डिजिटल में। अगर हैंड रिटन भी लिखा है आपने किसी कॉपी पे, उसको आप डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए जो स्कैनर इस्तेमाल होता है, दैट्स कॉल्ड OCR। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया OCR। अब उसको बाकी पढ़ सकते हो। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्कैनर इज OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, जो डेटा करता है, जो आपने मार्क किया होगा उसके बाद अकॉर्डिंगली रिजल्ट तैयार। जैसे आप एंट्रेंस कल 12th के बाद देते हैं, वहाँ पर आप क्या, आपके क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस, वहाँ पर क्वेश्चन दिया हो जाता है नीचे ABCD। तो जो राइट आंसर होता है आप वही होल को फिल करते हो विद द हेल्प ऑफ पेन और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। फिर यही शीट एक स्कैनर में डाला जाता है, ये वहाँ पर हमें रिजल्ट करके देता है कि विच वन आर करेक्ट और विच वन आर रॉन्ग। तो इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है किसी बच्चे का अगर रिजल्ट तैयार करना होता है, ऑटोमेटिकली तैयार करना होगा, तो OMR शीट का इस्तेमाल होता है। तो जिसके ज़रिए से हमारे पास एक स्कैनर होता है, दैट्स कॉल्ड OMR स्कैनर। तो मल्टीपल चॉइस का जो एग्जामिनेशन होता है, अक्सर इसके लिए उसका इस्तेमाल, या वोटिंग सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, या कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और टाइप ऑफ कैटेगरी है, दैट्स कॉल्ड MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
MICR को याद रखो, एब्रीवेशन है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, स्कैनर है जिसका वो इस्तेमाल होता है। सो ये अक्सर होता है MICR क्या होता था कि यूरोपियन कंट्री में बहुत सारे बैंक डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है या इन द फॉर्म ऑफ चेक्स होते हैं। ये है स्पेलिंग गलत, CHECQE है, हाँ यहाँ पर है क्यू, चेक, इट इज़ नॉट दैट टू रीड चेक, इट CHECQUE। तो बैंक में जो चेक होती थी उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। या बैंक डॉक्यूमेंट कोई भी आप उसको रीड करवा सकते हैं, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए जैसे आपके पास आजकल कार्ड है, ATM कार्ड है, वहाँ पर जो आप लगाते हो फिर जाके वो आप पैसा निकाल सकते हो। सो ऐसे टाइप ऑफ स्कैनर को MICR कहा जाता है, ठीक है। सो MICR इज़ द डिवाइस विद विच we can read the documents with which we can execute the financial transactions in the banks। तो उनके अंदर एक स्कैनर है, वो MICR टेक्नोलॉजी वाला स्कैनर है। तो आप इसको बाकी पढ़ सकते हैं, इसमें आराम से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा प्रिंटर और प्रिंटर के बारे में हम पढ़ेंगे।